हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट राइबोसोम्स। ये नाम हमने पहले भी डिस्कस किया है जब हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर वीडियो बनाया था। वहां बताया था कि जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो राइबोसोम्स जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म से निकल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर अटैच हो जाते हैं और इस वजह से हमारी जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कन्वर्ट हो जाती है। सो लेट्स स्टार्ट विद द राइबोसोम्स। सबसे पहले राइबोसोम्स को हम कुछ और नाम से भी जानते हैं, जैसे कि पहला नाम है यहाँ पर पैलेट पार्टिकल्स। पैलेट जो है वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, साइंटिस्ट डिस्कवर राइबोसोम इन एनिमल सेल। इनका पूरा नाम है जॉर्ज पैलेट। ठीक है, इसको पार्टिकल क्यों कहते हैं? पार्टिकल हम इसलिए कहते हैं बिकॉज दे आर नॉट बाउंड विद एनी मेम्ब्रेन, नॉट बाउंड with any membrane. ठीक है, appear as particle in cytoplasm. मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं है और इनकी अपीयरेंस कैसी है? पार्टिकुलेट अपीयरेंस है इन द साइटोप्लाज्म। दैट्स व्हाई द नेम इज पैलेट पार्टिकल्स। दूसरा इनका ऑल्टरनेटिव नेम है प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल। जैसा कि पहले भी डिस्कस हुआ है, राइबोसोम्स का मेन काम क्या होता है? प्रोटीन की सिंथेसिस करना। क्लियर? व्हाट कैन आई राइट हियर? बिकॉज हम क्यों कह रहे हैं प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल? बिकॉज दे आर इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, अब क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस में ये इन्वॉल्व हैं तो क्या होगा? हेंस राइबोसोम्स आर, दो कंडीशन होंगी कहां पर ये ज्यादा मिलेंगे? अबंडेंट इन cells active in protein synthesis। उनका नंबर जो होगा राइबोसोम्स का वो किस सेल्स में ज्यादा होगा? जो कि एक्टिवली इन्वॉल्व है प्रोटीन सिंथेसिस में। फॉर एग्जाम्पल हमारे लिवर सेल, पेनक्रियास की सेल है, पैनक्रियाटिक सेल्स और एंडोक्राइन सेल्स। ठीक है, और सारी सेल्स जो हेवीली एक्टिवली इन्वॉल्व है प्रोटीन सिंथेसिस में, वहां पर राइबोसोम्स का नंबर बहुत ज्यादा होगा। और कहां पर इनका नंबर कम होगा? ठीक है, इनका नंबर कम होगा, दे आर फ्यूअर इन लेस एक्टिव एंड स्टार्व्ड सेल्स। ठीक है, क्लियर? नाउ कम to the next point, they are only noticeable with electron microscope, light microscope से visible नहीं होंगे। अगर इनके टाइप्स की बात करूं, सबने पढ़ा हुआ है इसके टाइप्स के बारे में और सबको पता है ये दो टाइप के होते हैं। कौन से दो टाइप हैं? 70s और 80s। ठीक है, और 70s को हमें पता है ये मिलते हैं प्रोकैरियोट्स में, तो साइटोप्लाज्म में, और 80s कहाँ मिलते हैं? यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म में। I should write here cytoplasm. Prokaryotic cytoplasm.
अब इससे पहले मैं आगे बढ़ूं और ये बताऊं कि ये कैसे बने, इनका कॉम्पोजिशन क्या है, उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये एस जो है यहाँ पर, दिस एस, व्हाट डज दिस एस स्टैंड्स फॉर। ठीक है, ये पता होना जरूरी है। दिस एस स्टैंड्स फॉर स्वेडबर्ग यूनिट। स्वेडबर्ग एक साइंटिस्ट हैं, ठीक है, उनके नाम पर उन्होंने ये एनालिसिस किया था, उन्हीं के नाम पर ये नाम दिया गया, ये यूनिट जो है वो उन्हीं के नाम पे दी गई है, स्वेडबर्ग यूनिट। और ये क्या डिनोट करती है, ये डिनोट करती है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एस से। ठीक है, मतलब कैपिटल एस इज रिलेटेड विद द स्मॉल एस। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट क्या होता है, हाउ कैन आई डिफाइन सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट इज डिफाइंड एज sedimentation rate per unit of centrifugal field। ठीक है, व्हाट डज इट मीन सेडिमेंटेशन? सेटल होना, किसी पार्टिकल का सेटल होना जब उस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फील्ड लगाई गई है, मतलब उसको किसी सस्पेंशन में डाला गया टेस्ट ट्यूब में, और उस टेस्ट ट्यूब को हमने सेंट्रीफ्यूज में रखा। सेंट्रीफ्यूज एक एपरेटस है जहां पर सेंट्रीफिकेशन किया जाता है, सर्कुलर फील्ड पर बहुत ज्यादा आरपीएम के साथ इसको घुमाया जाता है। तो जो पार्टिकल होता है वो अपनी डेंसिटी, अपने स्ट्रक्चर, अपने साइज के हिसाब से वो सेटल होता है। तो हम इस तरीके से पार्टिकल्स को किसी मिक्सचर में से हम सेपरेट कर पाते हैं, हैवियर पार्टिकल, लाइटर पार्टिकल, और उसको हम अलग कर लेते हैं। इट इज अ टेक्निक। क्लियर? क्योंकि ये जो वैल्यू होती है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट की बहुत बहुत ज्यादा छोटी होती है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द बायोलॉजिकल पार्टिकल्स के लिए इसकी वैल्यू बहुत कम होती है। तो इस वजह से इसको हम कैपिटल एस से कोरिलेट करते हैं, और कोरिलेट करके क्या लिखते हैं हम, दैट 1s is equals to 10 to the power minus 13 small s। ये कहाँ से आया है आपको नहीं जानना, आपने बस इसे याद कर लेना। अगर आपसे नीट में क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जाएगा तो आप ये रिलेशन को याद रखिए और अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर हो उस पर टिक कीजिए। ठीक है, तो कैपिटल एस इज रिलेटेड विद द स्मॉल एस इन विद दिस फॉर्मूला। क्लियर? अब ये जो कैपिटल एस, स्मॉल एस तो समझ में आ गया। नाउ व्हाट इज कैपिटल एस? कैपिटल एस जो होता है ये बताता है कि कितना क्विकली कोई भी पार्टिकल सेडिमेंट होगा जब इसका सेंट्रीफ्यूगेशन किया जा रहा है। मतलब अगर मैं इसकी बात करूं, इसके लिए मैं क्या डेफिनेशन लिख सकती हूँ कि इट इज अ मेजर ऑफ हाउ क्विकली पार्टिकल can sediment in an ultracentrifuge। अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज आरपीएम जो होता है ऑलमोस्ट 10,000 के आसपास, उसको हम कहते हैं अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज। ठीक है, तो कितना क्विकली एक पार्टिकल सेडिमेंट होगा। क्लियर? तो अब अगर पार्टिकल लार्जर है, larger and denser, the particle greater its s value। मतलब s वैल्यू जितनी बड़ी है पार्टिकल उतना ही बड़ा और डेंस है। ठीक है, और स्मॉलर and lighter the particle, lesser its s value। तो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं देखूं 70s और 80s, ठीक है, तो 70s क्या होगा, लाइटर पार्टिकल है, जबकि 80s क्या है, डेंसर पार्टिकल है। ठीक है, लार्जर है, डेंसर है। तो इस वजह से इसको, और ये जो वैल्यूज निकाली हैं ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट से निकाली होंगी, वो आपके डिस्कशन का पार्ट नहीं है। आपको बस इतना समझना है कि 70s का मतलब क्या है कि ये पार्टिकल
स्मॉलर है, लाइटर है, देर से सेटल हो रहा है, जबकि 80s जो है बड़ा हैवी पार्टिकल है, वो जल्दी नीचे सेटल हो रहा है। ठीक है, इस बेसिस पे इनको सेपरेट किया जाता है इन अ मिक्सचर। अगर मिक्सचर में डाल दें हम तो इनको हम ऐसे सेपरेट कर सकते हैं। क्लियर? नाउ कम टू द राइबोसोम्स। राइबोसोम का बात करते हैं कि राइबोसोम्स जो होते हैं बेसिकली दो सब यूनिट्स के बने होते हैं। मतलब 70s राइबोसोम हो या 80s राइबोसोम्स हो, दीज आर मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स। ठीक है, कौन कौन सी सब यूनिट्स होती हैं? एक बड़ी सब यूनिट होती है और एक छोटी सब यूनिट होती है। तो जो यहाँ पर 70s के केस में जो बड़ी सब यूनिट है वो है 50s और छोटी सब यूनिट है वो है 30s। देखो ये जो है ये दिस इज नॉट द मैथमेटिकल सम, ये नहीं है। ठीक है, मैथमेटिकल सम नहीं है, ये इसका सेडिमेंटेशन है। जो बड़ा पार्टिकल है वो किस रेट से सेडिमेंट हुआ, छोटा पार्टिकल किस रेट से सेडिमेंट हुआ, उस बेस पे उनको वैल्यू दी गई है। इसी तरह 80s की अगर मैं बात करूं तो 80s की भी दो सब यूनिट है, 60s एंड 40s। अगेन दिस इज नॉट अ मैथमेटिकल सम। ठीक है, तो अब ये दोनों ही सब यूनिट सेपरेटली मैं बात करूंगी। अगर राइबोसोम्स की हम बात करें, दीज आर मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स। पार्टिकल है ना, तो आरएनए और प्रोटीन्स मिल करके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं लाइक दिस, पार्टिकुलर लाइक स्ट्रक्चर, एंड दिस इज कॉल्ड राइबोसोम। अब आरएनए मैं बता देती हूँ यहीं पर। आरएनए 3 टाइप के होते हैं। आरएनए जिसको हम कहते हैं स्मॉल आर स्टैंड्स फॉर राइबोसोमल आरएनए। The next is mRNA. M stands for messenger RNA. And tRNA, T stands for transfer RNA. ठीक है, जिन्होंने RNA पढ़ा है उन्हें पता होगा। एंड RNA क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, RNA इज राइबो न्यूक्लिक एसिड और ये प्रोटीन से जुड़ रहा है। इसीलिए हम राइबोसोम्स को हम क्या कहते हैं? राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स और आरएनपी पार्टिकल्स। ठीक है, तो राइबोसोम्स को हम और क्या बोल सकते हैं? आरएनपीज। ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर? पहली चीज तो हमें ये समझ में आ गया कि भाई राइबोसोम्स जो हैं वो आरएनए के बने हैं और प्रोटीन के बने हैं। अब आरएनए की अगर मैं बात करूं, आरएनए जो होता है इन प्रोकैरियोट्स एंड इन यूकैरियोट्स। इन प्रोकैरियोट्स 3 टाइप का आरएनए मिलता है। कौन कौन सा है वो? 23S, ठीक है, 16S एंड 5S। और यूकैरियोट में मिलता है 28S, 18S, 5.8S एंड 5S। दिस इज S, दिस इज 5। क्लियर? तो कौन सा आरएनए स्मॉलर सब यूनिट में है, कौन सा लार्जर सब यूनिट में है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, वो आपको एक फ्लो चार्ट में याद करना है। जस्ट लर्न इट। ठीक है, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ पर कोई घुमा फिरा के कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली मैं जो कहना चाह रही हूँ आरएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक रफ आइडिया। एक ये स्मॉलर सब यूनिट है और इस पर अटैच्ड एक लार्जर सब यूनिट है। ठीक है, इट इज a smaller subunit and this is larger subunit। ठीक है, तो अब बात करते हैं डिटेल में कि राइबोसोम्स जो हैं दो टाइप के हैं, 70S, 80S। ठीक है, और यहां पर मैं यही मेंशन कर देती हूं, कंपोज्ड ऑफ आरएनए प्लस प्रोटीन्स। इन्हीं दो का कॉम्पोजिशन हमें देखना है। तो 70S की बात करें अगर, अगेन 70S it is composed of 2 subunits। कौन सी है वो सब यूनिट्स? 50S
एंड 30s। ठीक है, सिमिलरली 80s की अगर मैं बात करूं, ये भी दो सब यूनिट्स का बना हुआ है। कौन सी है वो दो सब यूनिट्स? 60s एंड 40s। ये आपकी लार्जर सब यूनिट है, ये स्मॉलर सब यूनिट है इन दिस फिगर। ठीक है, अब 50s की बात कर देते हैं। 50s सब यूनिट जो है, यहां लिख देते हैं लार्जर स्मॉलर। अगेन यहाँ पर ये लार्जर सब यूनिट है, ये स्मॉलर सब यूनिट है। ठीक है, अब ये जो आपका 50s है, 50s में हमें दो चीजें मिलेंगी। क्या मिलेगी? rRNA एंड प्रोटीन्स। ठीक है, rRNA और प्रोटीन्स। तो यहाँ पर जो rRNA है वो है आपका 16s, सॉरी 16 नहीं, 23s एंड 5s। और प्रोटीन्स कितने टाइप की है? 34 डिफरेंट प्रोटीन्स। क्लियर? इसी तरह 30s की बात कर लेते हैं। थोड़ा नीचे बना लेते हैं। यहाँ पर अगेन आपका क्या होगा? rRNA, यहाँ होगी प्रोटीन। तो यहाँ पर अब आप देखो rRNA कौन सा बचा? 23 यहाँ यूज हो गया, 5 यूज हो गया, बचा कौन सा? 16s। और प्रोटीन्स कितने टाइप के हैं? 21 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 80s सब यूनिट की। तो 80s सब यूनिट में जो आपकी लार्जर सब यूनिट है उसमें क्या है, क्या मिलेगा यहाँ पे? अगेन rRNA और प्रोटीन्स। rRNA कौन से हैं? बिल्कुल जैसे आपने प्रोकैरियोट्स में पढ़ा, इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ हो जाएगा। 28s, 5.8s एंड 5s, तीनों आ जाएंगे। क्लियर? और प्रोटीन्स कितनी होंगी? 45 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स। क्लियर? इसी तरह आपकी स्मॉलर सब यूनिट में this is rRNA and this is protein। तो RNA हमारे पास कौन सा बचा? 18s। ठीक है, और प्रोटीन्स हमारी कितनी है? 33 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन। तो ये आपको फ्लोचार्ट याद करना पड़ेगा। ठीक है, सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कुछ भी घुमा फिरा के नहीं पूछा जाएगा। क्लियर? तो rRNA तो समझ में आ गया कितने टाइप का है, और वो मैंने यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसी तरह यहाँ पर जो प्रोटीन्स होती हैं, प्रोटीन्स भी दो टाइप की होती हैं। राइबोसोमल प्रोटीन्स जो है ना, दो तरीके की हैं। कौन कौन सी हैं? राइबोसोमल प्रोटीन्स हैं आपकी, एक तो हो गई स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स जो अभी मैंने ऊपर बात करी, एक तो है स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स और दूसरी है एंजाइमेटिक प्रोटीन्स। एंजाइमेटिक प्रोटीन्स। पहली बात, जितनी भी प्रोटीन्स हैं, ऑल दीज प्रोटीन्स आर बेसिक इन नेचर, ये याद रखना। क्यों? क्योंकि हमारा जो आरएनए है वो एसिडिक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आरएनए एसिडिक है, इसलिए वो बेसिक प्रोटीन्स के साथ इजिली कोलैब करके स्ट्रक्चर बना पाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर प्रोटीन्स तो सारी जो भी मैंने ऊपर बताई, एज डिस्कस्ड अबव, एज डिस्कस्ड अबव। बात है एंजाइमेटिक प्रोटीन की, तो एंजाइमेटिक प्रोटीन्स जो होती हैं, इसका एग्जाम्पल है पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज। ये एक प्रोटीन है जो कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ लार्ज सब यूनिट, यानी कि हमारी दोनों ही केस में 70s हो या 80s हो, उसकी जो लार्जर सब यूनिट है वहां पर मिलेगा पेप्टाइडल ट्रांसफरेज।
ठीक है। और पेप्टाइडल ट्रांसफरेज कर क्या रहा है? वेट अ मिनट, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज करेगा क्या? इट ब्रिंग्स अबाउट द एक्चुअल फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, brings about the formation of peptide bond। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि आपका जो दिस इज इंपॉर्टेंट। पहली बात तो कौन सा एंजाइम है, कहाँ लोकेटेड है, और ये क्या काम कर रहा है, ये पूरा पार्ट ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज इज द एंजाइम लोकेटेड इन द लार्जर सब यूनिट, यानी कि 70S के केस में बात करें तो जो आपकी 50S सब यूनिट है वहां मिलेगा, और 80S के केस में बात करें तो 60S सब यूनिट में मिलेगा। अब ये जो दोनों सब यूनिट्स होती हैं, लार्जर एंड स्मॉलर, ये साइटोप्लाज्म में सेपरेट रहती हैं, अलग अलग रहती हैं, जब तक कि प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस स्टार्ट ना हो। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पर कि both subunits, मतलब 50S और 30S in case of 70S राइबोसोम, 60S and 40S in case of 80S राइबोसोम, उसकी बात हो रही है। तो both the subunits remain separated in cytoplasm। ठीक है, if कब रहेंगी? प्रोटीन सिंथेसिस does not occur, ठीक है। during protein synthesis both subunits join to form complete ribosomes। ठीक है, and for that they require क्या? कोई एडहेसिव चाहिए ना, जो जोड़ेगा दोनों सब यूनिट को। वो क्या है यहाँ पर? मैग्नीशियम आयन Mg+2। मैग्नीशियम आयन जरूरी है इन दोनों सब यूनिट्स को ज्वाइन कराने के लिए। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो बनता है, ठीक है, राइबोसोम्स की दोनों सब यूनिट्स को ज्वाइन कराने के लिए हमें क्या चाहिए साइटोप्लाज्म में? मैग्नीशियम आयन। अगर ये नहीं है, इसकी डेफिशिएंसी है, तो दोनों सब यूनिट्स ज्वाइन नहीं होंगी, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी। क्लियर? नाउ आरएनए और प्रोटीन का रेशियो इन 70S राइबोसोम, जो रेशियो होता है वो होता है आपका 60:40, और इन केस ऑफ 80S राइबोसोम ये होता है आपका 50:50। सीधा सीधा क्वेश्चन, कोई उठापटक नहीं है यहाँ पर, सीधे सीधे आपको पढ़ लेना है, इन चीजों को याद कर लेना है। नाउ व्हाट इज पॉलीराइबोसोम? पॉलीराइबोसोम्स जो कि मिलते हैं बोथ इन प्रोकैरियोट्स एज वेल एज इन यूकैरियोट्स। ठीक है, फाउंड इन प्रोकैरियोट्स एज वेल एज इन यूकैरियोट्स। तो पहले तो समझो कि ये है क्या पॉलीराइबोसोम। पॉलीराइबोसोम का मतलब है मैनी राइबोसोम्स अटैच्ड ऑन सिंगल एमआरएनए। होता क्या है प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पर, दिस इज एमआरएनए एंड दिस इज राइबोसोम, ये अटैच हो गया। ठीक है,
ये अटैच हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो गई। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में होगा ये कि ये थोड़ा आगे बढ़ेगा, रीड करेगा इस mRNA को, ठीक है, और ये प्रोटीन निकलना शुरू हो जाएगा। दिस इज द प्रोटीन फॉर्म्ड, ठीक है। अब मान लो जैसे जैसे ये आगे बढ़ता चला जाएगा इस डायरेक्शन में, ये प्रोटीन का जो थ्रेड है ये लंबा होता चला जाएगा, मतलब प्रोटीन पूरी सिंथेसाइज होते चले जाएगी। अब मान लो हमें सिर्फ एक मॉलिक्यूल नहीं चाहिए, इस प्रोटीन के मल्टीपल मॉलिक्यूल्स चाहिए। उस सिचुएशन में क्या होता है कि मान लो ये आरएनए है, mRNA, ठीक है, ये राइबोसोम दिस वन, ये जो था ये शिफ्ट हो गया, ये आगे आ गया, ठीक है, और इससे जो प्रोटीन बन रही थी उसकी लेंथ ये हो गई। अब पीछे जगह खाली हो गई तो क्या होगा, एक दूसरा राइबोसोम आएगा और वो यहाँ अटैच हो जाएगा, ठीक है, और वो प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अगले स्टेप में क्या होगा? अगले स्टेप में क्या होगा, ये mRNA है, ये राइबोसोम थोड़ा और आगे आ गया, ये दूसरा आ गया, ये तीसरा आ गया, और इनसे प्रोटीन सिंथेसिस ये हो गई, ये हो गई और ये हो गई। तो एक ही प्रोटीन के पहला मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल और तीसरा मॉलिक्यूल, इस तरीके से होगा क्या, किसी स्टेज पर आएंगे तो पूरा का पूरा जो आपका mRNA है ना, वो मल्टीपल राइबोसोम से अटैच हो जाएगा, लाइक दिस, ठीक है, इस तरीके से। और हर एक राइबोसोम से उसके हिसाब की, उसकी लेंथ की प्रोटीन निकल रही है। तो दिस स्टेज इज कॉल्ड पॉलीराइबोसोम। जब हमें एक ही प्रोटीन के कई सारे मॉलिक्यूल्स चाहिए तो एक ही mRNA जो होता है उससे मल्टीपल राइबोसोम्स अटैच हो जाते हैं और मल्टीपल मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस होने लगती है। क्लियर? तो many ribosomes attached on single mRNA, कब होगा ये? when several copies of a particular polypeptide are to be required or formed। और इस केस के लिए हमको एनर्जी चाहिए, एनर्जी इज नीडेड फॉर मेंटेनिंग अ पॉलीराइबोसोम। आई होप क्लियर हो गया होगा पॉलीराइबोसोम्स क्या होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मुझे इरेज करना पड़ेगा यहाँ पे। तो दिस इज ऑल अबाउट पॉलीराइबोसोम। इसको ट्रेस कर लेना वापस पैक करके वीडियो को अपनी कॉपी में, ताकि पिक्चर से तुम्हें याद हो जाए। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स मतलब राइबोसोम कहाँ पर मिलते हैं। तो अभी पहले भी बताया मैंने, फिर से इसको क्लियर कर देते हैं। राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में कहा मिलते हैं ये? प्रोकैरियोट में कोई ऑर्गेनेल तो है नहीं, तो प्रोकैरियोट के साइटोप्लाज्म में मिलते हैं। यूकैरियोट्स में कहा मिलते हैं? यूकैरियोट्स में ऑर्गेनेलीज भी हैं, तो कहाँ मिलेगा ये? ये मिलेगा साइटोप्लाज्म में। और कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और कहाँ मिलता है? प्लास्टिड्स में, इन केस ऑफ प्लांट्स, ठीक है, ये इन केस ऑफ इन प्लांट्स, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम मिल रहे हैं किसके? प्रोकैरियोट्स के, वो हैं 70s। यूकैरियोट का साइटोप्लाज्म मिल रहे हैं 80s, जबकि यूकैरियोट के माइटोकॉन्ड्रिया में मिल रहे हैं 70s और प्लास्टिड्स में भी मिल रहे हैं 70s। क्यों मिल रहे हैं? जब माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स का स्ट्रक्चर बताएंगे वहां पे क्लियर कर दूंगी मैं क्यों मिलते हैं ये, ठीक है। अकॉर्डिंगली इनको नाम दिया गया है जस्ट टू डिफरेंशिएट इट, ये कहाँ मिल रहे हैं। क्या नाम दिया गया है? इसको कहते हैं साइटोराइबोसोम। ये भी कहलाएंगे आपके साइटोराइबोसोम। ये क्या कहलाएंगे? माइटोराइबोसोम। और ये क्या कहलाएंगे? प्लास्टिडोराइबोसोम, ठीक है। आराम से पढ़ना है,
डिफरेंस क्रिएट करके अपने माइंड में पिक्चर बिल्कुल क्लियर रखनी है। लोकेशन की अगर मैं बात करूं, अगर प्रोकैरियोट्स की मैं बात करूं, इन प्रोकैरियोट्स, अब प्रोकैरियोट्स में कोई ऑर्गेनेली तो है नहीं, तो दे आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। फ्री मतलब आपके यूनिट्स सब यूनिट्स दोनों बाउंड हैं या अलग अलग हैं, जैसी भी कंडीशन है, कहाँ है, साइटोप्लाज्म में है। जबकि इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, ये सॉरी प्रोकैरियोट्स नहीं, यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, इन केस ऑफ यूकैरियोट्स इसकी दो लोकेशन हो सकती हैं, आइदर इन साइटोप्लाज्म और बाउंड विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इफ प्रोटीन सिंथेसिस अगर। ठीक है, अगर प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है तो ईआर से बाउंड रहेंगे, अदरवाइज ये साइटोप्लाज्म में रहेंगे। ठीक है, एंड लास्ट इनके ओरिजिन की अगर मैं बात करूं, कहां से ये ओरिजिनेट होते हैं, तो देखो ये बने हैं आरएनए के और प्रोटीन्स के। तो इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स कोई न्यूक्लियस तो है नहीं, तो आरएनए की यूनिट सब यूनिट्स हो या प्रोटीन्स हो, दोनों ही साइटोप्लाज्म में सिंथेसाइज होती हैं और वहीं पर असेंबल हो जाती हैं राइबोसोमल सब यूनिट में। बट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स all the rRNAs are synthesized in nucleolus। न्यूक्लियोलस क्या है, न्यूक्लियोलस होता है आपका, सपोज ये एक सेल है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में एक डेंसली स्ट्रेन्ड स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, इसको न्यूक्लियस पढ़ाएंगे ना तब बताएंगे। तो इस न्यूक्लियस, ये जो रीजन होता है, यहाँ पर आरआरएनए के सिंथेसिस होती है। ठीक है, एक्सेप्ट 5s आरआरएनए जो कहाँ सिंथेसाइज होता है, इन न्यूक्लियस। 5s synthesize in nucleus। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट। फाइव एस की सिंथेसिस इन केस ऑफ यूकैरियोट्स कहाँ होती है, न्यूक्लियस में। बाकी सारे आरआरएनए सिंथेसाइज होते हैं न्यूक्लियोलस में। अब क्या होगा, राइबोसोमल प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन सिंथेसाइज होती है साइटोप्लाज्म में, तो वहां सिंथेसाइज होके ये शिफ्ट हो जाएंगी न्यूक्लियोलस में, न्यूक्लियर पोर के थ्रू ये इंपोर्ट कर ली जाएंगी, एंड इन द न्यूक्लियस फॉर्मेशन होगी राइबोसोमल सब यूनिट्स की बाय कॉम्प्लेक्सिंग विद आरआरएनए। ठीक है, एंड देन transported to and then these ribosomes subunits, not ribosome, अलग अलग सबयूनिट बनेंगी। these ribosome subunits transported to cytoplasm through nuclear pore। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जो पोर्स होते हैं वहां से ये ट्रांसपोर्ट कर दिए जाएंगे इन द साइटोप्लाज्म। यहाँ दोनों सब यूनिट्स अलग अलग आएंगी, बाद में अकॉर्डिंग टू जब मैग्नीशियम आयन इन्हें मिलेगा तो ये ज्वाइन होके कंप्लीट राइबोसोम बना लेगी इन द साइटोप्लाज्म। तो इस तरीके से इनका होता है ओरिजिन। आई होप मैं आपको समझा पाई हूँ कि राइबोसोम्स क्या होते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या है, इनका कॉम्पोजिशन क्या है। गो विद इट, रीड इट 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स, जब तक समझ में ना आए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां अब हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप स्टडीइंग। गुड बाय एंड थैंक यू।